हाँ, बस अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। तो हमेशा की तरह हम अपनी प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरु जी को नमन करते हुए इस सत्र की शुरुआत करेंगे। युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप न्यूरोथेरेपी के जनक परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर लखपत राय मेहरा जी की जय। जय हो गुरु जी। अच्छा, थैंक यू। तो परसों सभी को म्यूट करेगा। बोल लो चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो ओके ओके। अभी एक मिनट, अभी शुरू करने से पहले मैं आज एक एक्चुअल केस, आज सुबह की बात थी, भी आप लोग में से कुछ लोग भी कुछ और इसी से मिलते हुए एक ये पूछ रहे थे। तो ये जो एक मैंने एक छोटी बच्ची 10 साल के अंदर होगी, शायद 10-11 साल की बच्ची है। उसमें ये 3 जगह ऐसे ऐसे मैंने ये कुछ चिकत्ते जैसे आए हुए हैं। तो एक्चुअली इसको उन्होंने पूछा कि क्या ये हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण है क्या, ऐसी छोटी छोटी सूजन। तो वैसे तो हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में मेरा क्लास बहुत दिन बाद आने वाला है, तो उसमें तो बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं। लेकिन ये जो है, मैंने बोला ये वो नहीं है, हाइपोथायरॉयडिज्म के सूजन नहीं है ये। तो इसमें ये जो चिकित्सक को कैसे ठीक करना है ये मैं आपको बताता हूं, और ये बहुत सिंपल है। और ये एक किस्म का, इसको बोलते हैं अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया एक किस्म का है। ये बड़े माने इवन एक मच्छर काटने से भी ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही छोटे छोटे ऐसे बीच बीच में दाने आते हैं, खासतौर में बच्चों में तो ये आता ही है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रीटमेंट है इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट फार्मूला। हाँ, उसमें आप इसके साथ चेक कर सकते हैं इनके म्यूकस में दर्द है क्या। तो म्यूकस में दर्द है तो डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट फार्मूला से काफी लाभ मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो जो थेरेपिस्ट जिन्होंने पूछा था वो मैंने ऑफिस में अटक गए हैं, तो इसलिए इसका रिजल्ट मुझे अगले सत्र तक मिलेगा। लेकिन आई एम श्योर ये ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि हाइपोथायरॉयडिज्म का सूजन जो है वो मैंने छोटे बच्चों में तो इतने जल्दी हाइपोथायरॉयडिज्म के सूजन नहीं आते हैं, मैंने वो थोड़े बड़े उम्र में ही आते हैं। उसमें ज्यादातर आंखों के सर्कल्स के उस सब जगह में ज्यादा सूजन रहता है। पफी फेस जिसको बोलते हैं, पफी फेस हो सकता है। एनीवे ये इसका रिजल्ट मैं नेक्स्ट वीक में बताऊंगा प्रभु की कृपा से। बट ये आपकी जानकारी के लिए, इस प्रकार की अगर है तो आप इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट फार्मूला दे सकते हैं। वैसे जैसे अनुज जी ने बताया था वो 60 टॉफिंगर गॉल लिवर भी बहुत अच्छी बात है, उसके बाद एसिड ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। थोड़े बड़े उम्र में वही ज्यादा चलेगा, ठीक है। तो इसको जैसे अभी अनिल भट्टाचार्य जी ने पूछा था और अनुज जी ने बात किया था, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन बहुत छोटे बच्चों में ये एसिड हम पता नहीं चल सकता है, पता नहीं होता है इतनी आसानी से, क्योंकि उनको बच्चों को गुदगुदी हो जाती है। वो म्यूकस जीरो लिवर जीरो में दर्द, आप ये ऐसी जगह है कि जहाँ गुदगुदी ज्यादा मैंने आसान है, और इसलिए वो ये इसी से वो ज्यादा ठीक हो जाता है। मैंने काफी यूरोप में तो ये बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है जो बहुत कारगर है। ओके, ठीक है। अभी हम आज के मुद्दे पर आते हैं। आज 125 डीसीसी का फाइनल सत्र है। मैं 125 डीसीसी के बारे में काफी कुछ चीजें हमने बताए हैं, और पंडित जी और अनुज जी ने तो वो तो बहुत ही अच्छी तरह से बहुत कुछ समझाए हैं आप लोगों को। तो अभी मैं सिर्फ एक फाइनल समरी जैसा मैं कुछ कुछ थोड़ी सी अलग हटके कुछ चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो आज कुछ अलग होने वाला है, और इसमें मैंने लिखा है, आप चौंकेंगे क्या गलती क्यों हम करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती। तो सबसे बड़ी गलती क्या है? फॉर्मूला याद करना और पेशेंट को भूल जाना। तो
आज की वेद क्लास में मैं आपको कोई नया ट्रीटमेंट पॉइंट सिखाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको एक ऐसी गलती बताने वाला हूँ। वैसे मैं बाद में देखेंगे, हम 5 गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे, सिंपल सिंपल, जो लगभग हर नया थेरेपिस्ट करता है। और सच कहूँ तो शुरुआत में हम सब ने ही की है। तो गलती क्या है कि हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन पेशेंट को पढ़ना नहीं सीखते। ठीक है ना, फॉर्मूला पहले, पेशेंट बाद में। तो सीखेंगे फॉर्मूला चुनना और क्लिनिकल थिंकिंग। तो गलती यही है। इसको और आगे जाके हम कुछ उदाहरणों के साथ भी हम देखेंगे। ओके, तो आप सबको पता है कि हर पेशेंट की अलग कॉन्स्टिट्यूशन होती है। इवन एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, इवन जुड़वे बच्चे हैं, तो उनमें भी दोनों बच्चे अलग अलग हो सकते हैं या होते भी हैं। मैंने कुछ कुछ चीजों में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ चीजों में अलग होंगे। और वो प्रकृति का नियम है। ये इसमें ये कोई गलती या कुछ नहीं है। इंग्लिश में एक कहावत है, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। मैंने एक कहावत है। तो वेराइटी, नेचर, प्रकृति के अंदर जो वेराइटी है वो तो कोई सोच भी नहीं सकते। इतने वेराइटी है ही, और ये सब प्रकृति का नियम है, ये कोई गलती नहीं। तो इसलिए हर पेशेंट अलग है। तो आप, मैं एक सिंपल उदाहरण से आपको समझाता हूं कि दर्जी के पास 2 ग्राहक आए। सिंपल है, एक की लंबाई 5 फुट है, दूसरे की 6 फुट। तो क्या दर्जी दोनों को एक ही साइज का कपड़ा सिल देगा? आपको पता है ना कि भाई बिल्कुल नहीं। और एक उदाहरण है, चश्मे की दुकान पर 2 लोग आते हैं। दोनों कहते हैं हमें साफ दिखाई नहीं देता है। तो दोनों को क्या एक ही नंबर का चश्मा दे देगा दुकानदार? डेफिनेटली नॉट, है ना? क्यों? क्योंकि समस्या एक जैसी दिख सकती है, लेकिन आंखें अलग हैं। समस्या एक जैसी दिख सकती है, लेकिन आंखें अलग हैं। तो यही बात चिकित्सा में भी लागू होती है। इसको ही को आपको समझना है। मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोगों को हमें सुपर थेरेपिस्ट ने सुपर टीचर बनाना है। थेरेपिस्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, आप बन ही रहे हैं। आप लोग अभी आप लोग ही खुद लेक्चर लेने वाले हैं, लेने शुरू कर दी है। तो आप लोग थेरेपिस्ट, सुपर थेरेपिस्ट तो बनेंगे ही, लेकिन सुपर टीचर बनना है। तो उसी में आपको याद रखना है, बीमारी के लिए फॉर्मूला नहीं, ठीक है? मरीज के उस दिन की कंडीशन के लिए फॉर्मूला सुनना है, ठीक है? और ये सब आप धीरे धीरे करके सीखेंगे। ओके, सो समझो कोई 2 मरीज हैं, एक दोनों बोलते हैं पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। क्या दोनों को एक जैसा उपचार मिलेगा? जरूरी नहीं। उनके क्रैम्प्स के कारण देखकर हमें अलग अलग लोगों में अलग अलग उपचार देना है, ठीक है? तो यहीं से आज की हमारी चर्चा शुरू होती है। तो नेक्स्ट, गुरुजी कैसे सोचते थे? आप सबको पता है, प्रभु की कृपा से करीब 18 साल मैं गुरुजी के सानिध्य में आश्रम में सेवा देता था। तो उनके साथ काम करते हुए एक बात मैंने बार बार देखा है। कोई पेशेंट आके बैठ जाता था तो हम लोग सोचते थे कि अब गुरुजी हमें फॉर्मूला बताएंगे। संडे का क्लिनिक होता था, इसलिए ही तो हमारा आश्रम को रविवार दवाखाना कहा जाता था। तो गुरुजी कभी भी फॉर्मूला से शुरुआत नहीं करते थे। वो पेशेंट को गौर से देखते थे, धीरे धीरे प्रश्न पूछते थे। बहुत सिंपल। कभी पूछते, बेटा पेट कैसे साफ होता है? तो फिर कभी वो पॉइंट्स पे दर्द देखना, कभी केवल पेशेंट की बात सुनना। क्योंकि जब पेशेंट को आपने पूछ लिया एक क्वेश्चन, गुरुजी हमेशा बोलते थे, आप केवल 3-4 क्वेश्चन लगातार पूछा मत करो। क्या? 3-4 प्रश्न लगातार पूछा मत करो। पहले एक प्रश्न पूछो, फिर वो पेशेंट उसको अंदर पहले भापेगा, सोचेगा कि भाई मुझे इसको कैसे जवाब देना है। और तब तक आपको वेट करना है। तब तक आप उनके लक्षण वक्षण देखो, पेन पॉइंट्स देखो, लेकिन बोलो मत कुछ। फिर पेशेंट जवाब देगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट एक बार जवाब देना शुरू कर देता है तो वो 3-4-5 अलग अलग चीजें बताने लग जाता है।
तो गुरुजी बोलते थे बेटा 1 मिनट बेटा मैं जरा लिख लेता हूँ। बहुत सिंपल, बहुत, अरे गुरुजी जैसे नरम दिल और मैंने क्या हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, कभी भी अपने भाव नहीं खाना। तो वो ऐसे बोलते बेटा 1 मिनट आ जाओ। और कभी कभी पेशेंट ने बोला तो वो रिपीट करते थे कि उनको मैं पूछता था तो बोलते नहीं मुझे मालूम होना चाहिए कि क्या पेशेंट ने जो कहा मैंने ठीक सुना कि नहीं। और इसमें क्या है, पेशेंट को भी थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाता है। जब हम गुरुजी की सोच के बारे में बताते हैं ना आप लोगों को, तो ये जो है ये इतने साइंटिफिक और सिस्टमैटिक सोच उनकी होती थी। और ये तो अनूप जी वगैरह तो इसका बहुत आनंद लिया है। तो फिर जब पेशेंट की बातें सब सुनने के बाद, अब यो ऐसे हाथ ऐसे करते थे, मैंने डिफिकल्ट पेशेंट हो तो, इजी पेशेंट है तो बहुत सिंपल है, ये जो कुछ कुछ पेशेंट तो बहुत ही इजी हो जाते, फिर भी डिफिकल्ट पेशेंट है तो ऐसे करेंगे, वेट करेंगे, वेट करेंगे। तो मैंने उस समय मुझे पता चला बाद में कि वो हरि की ध्यान करते हैं, कर रहे हैं। कभी कभी उनके मैंने इसमें माला रखती थी, हमेशा माला रहा करता था, जप माला। तो कभी माला फेर लिया करते थे डिफिकल्ट केसेस में। और उसके बाद तो बोले लिखो, या खुद लिखते थे जो भी है। तो ये सब करने के बाद ही ट्रीटमेंट चुनते थे। तो उस समय शायद हमें ये समझ में नहीं आता था कि इतना समय क्यों लगाया जाता है। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि गुरुजी फॉर्मूला नहीं चुन रहे थे, वे रोगी की वर्तमान स्थिति पढ़ रहे थे। समझे कि नहीं, फॉर्मूला नहीं चुन रहे थे, वही मैंने लिखा, पहले पेशेंट फिर ऑब्जर्वेशन फिर ट्रीटमेंट। तो रोगी की वर्तमान स्थिति के अनुसार वो पेशेंट को ट्रीटमेंट चुना करते थे। ओके, तो सबसे पहला रूल क्या है, फॉर्मूला कभी भी पहला कदम नहीं होता, पहला कदम होता है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। अगर अवलोकन सही है तो फॉर्मूला चुनना बहुत आसान हो जाता है और सही आता है। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन गलत है तब सबसे अच्छा फॉर्मूला भी अपेक्षित परिणाम नहीं देगा। तो इसलिए मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं, आज की क्लास के बाद अपने क्लिनिक में बैठते समय या जब भी पेशेंट के सामने आप बैठे हो, अगर आपका पास क्लिनिक नहीं है, आप घर में ही देखते हो, जहां भी देखते हो, अपने मैंने क्लिनिक या जगह में बैठते समय पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, मैं क्या पेशेंट को ज्यादा देखता हूं या फॉर्मूला को, मैंने किसके बारे में मेरी सोच है। तो अगर उत्तर है कि मैं पहले फॉर्मूला सोचता हूं, तो आज की पूरी क्लास आपके लिए है। समझे कि नहीं, मतलब क्या, आपको पेशेंट के अवलोकन के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए और वही हम आपको सिखाने वाले हैं। तो वही मैं बोला, अवलोकन, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। देखो मेरे क्लासेस में मैं हमेशा आपको गुरुजी के मोड, गुरुजी की तरफ, गुरुजी की सोच की तरफ, मैं ही नहीं, अनूप जी, पंडित जी, सब लोग यही करते हैं। हम लोग आपको गुरुजी के सोच की ओर हम मोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब आप वो मोड़ लेंगे तो फिर आपके सामने कुछ भी अड़चन नहीं है, ऑब्स्टेकल नहीं है, सब अपॉर्चुनिटी है। ये आपको पता है ना, एक कोई भी एक चीज जो हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल ऐसा आता है, आपने सोचना ये ऑब्स्टेकल नहीं है। गुरुजी बोलते थे कि ये हरि द्वारा भेजी गई परीक्षा है मेरे लिए, मैं इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करूं, टर्न ऑब्स्टेकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। समझे कि नहीं, तो ये चीज हमेशा यहाँ रखिएगा। ये न्यूरोथेरेपी नहीं है, ये जीवन जीने की कला है जो मैं आपको साथ में दे रहा हूं। और टर्न ऑब्स्टेकल्स इनटू, टर्न अपॉर्चुनिटीज इनटू ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, ओके। सो गुरुजी हमेशा कहा करते थे
कि बेटा शरीर हमेशा संकेत देता है, शरीर बोलता नहीं है, शरीर संकेत देता है। और हम थेरेपिस्ट का काम क्या है? उन संकेतों को पढ़ना। मैंने एक छोटी से उदाहरण, जैसे एक अनुभवी किसान वो बादलों को देखकर समझ जाता है कि वर्षा होगी या नहीं, है ना। वो तो सिर्फ ऐसे देखेगा, बोलेगा हाँ आज वर्षा होगी नहीं होगी जो भी है। अच्छा, ये सब हमारे बुजुर्गों ने इसमें मैंने इसको शास्त्रीय विज्ञान जैसा बनाया करते थे, उनके अंदर था ये गुण। वैसे ही एक अनुभवी थेरेपिस्ट रोगी के छोटे छोटे संकेत को देखकर बहुत कुछ समझने लगता है या लगना चाहिए। यही अनुभव है, यही ऑब्जर्वेशन है, और यही आज की पूरी क्लास का विषय यही है। तो आज हम फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, आज हम फॉर्मूला चुनना सीखेंगे। और विश्वास मानिए, बिलीव मी, जिस दिन आपने सही फॉर्मूला चुनना सीख लिया उस दिन आपने सैकड़ों फॉर्मूले याद रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो निर्णय वो ऑब्जर्वेशन से निकलेगा। और यही गुरुजी की सबसे बड़ी क्लिनिकल विजडम थी, क्लिनिकल विजडम। तो प्रश्न उठता है कि अगर फॉर्मूला सबसे पहले नहीं आता तो सबसे पहले क्या आता है? गुरुजी सबसे पहले क्या देखते थे? यही से हमारी अगली चर्चा शुरू होती है। तो हाँ, जब आप ये सब फॉर्मूला बदलने की आवश्यकता सब क्यों महसूस की, ये आगे आपको ये होगा, आपको बताया जाएगा। अब मैं आपको गुरुजी के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसने मेरी पूरी चिकित्सा की सोच बदल दी। पहले मुझे भी लगता था कि अच्छा थेरेपिस्ट वही है जिसे सबसे ज्यादा फॉर्मूला याद हो, लेकिन वर्षों तक गुरुजी के साथ काम करने के बाद समझ में आया कि महान थेरेपिस्ट वो नहीं होता जिसे सबसे ज्यादा फॉर्मूला याद हो। महान थेरेपिस्ट वो नहीं होता जिसे सबसे ज्यादा फॉर्मूला याद हो। महान थेरेपिस्ट वो होता है जो सही रोगी के लिए सही फॉर्मूला चुन सके। यही अंतर है, ठीक है। तो यही है। तो अभी हम देखेंगे दो पेशेंट्स। मैंने गुरुजी से पूछा था, ये एक एक्चुअल ये है डिस्कशन है, जब मैं बहुत नादान था, अब भी नादान ही हूं, तो उस समय की बात है, मैंने पूछा क्या हर ऑस्टियोपोरोसिस वाले रोगी को एक ही उपचार देंगे? तो गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, पहले रोगी को देखो फिर फॉर्मूला की बात करना। पहले रोगी को देखो फिर फॉर्मूला की बात करना। तो उस समय मैंने कहा ना मैं नादान था, तो यह उत्तर मुझे बहुत छोटा लगा। लेकिन जैसे जैसे मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस बढ़ता गया उतना समझ में आने लगा कि इस छोटे से वाक्य में पूरी न्यूरोथेरेपी छिपी हुई है। जैसे सोचिए, दो लोग आपके पास आते हैं, दोनों कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे कब्ज है। क्या दोनों की कब्ज की एक जैसी उपचार होगी? जो लोग सीनियर है वो बोलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कब्ज की देरी कितनी है, कितने साल से है। किसी को 10 साल से होगी, किसी को दवाइयों की वजह से होगी, किसी को खान पान के कारण होगा, किसी को तनाव, लेकिन सबका लक्षण एक ही है, कब्ज, लेकिन कारण अलग। तो नेचुरली कारण के हिसाब से अनुसार से हम लोग ट्रीटमेंट दें। एक और उदाहरण है, एक घर में भी आप देखे होंगे, दो बच्चों को बुखार है, एक को वायरल है दूसरे को टाइफाइड। क्या केवल हम थर्मामीटर देकर उपचार करेंगे? वैसे तो आजकल तो 1 पॉइंट लीवर सब में काम करता है, ऐसे नहीं है कि वो गलत है, लेकिन कभी कभी आपको वायरल ट्रीटमेंट वगैरह देना पड़ता है। और टाइफाइड में तो 1 पॉइंट लीवर बहुत बढ़िया काम करता है, सारा दिन देते जाओ, 2-3 दिन के अंदर ही बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगता है। हाँ, आपको ज्यादा देर देना पड़ेगा। तो केवल हम थर्मामीटर देखकर उपचार नहीं करेंगे,
क्योंकि थर्मामीटर क्या करता है, केवल तापमान बताता है, पूरी कहानी नहीं बताता। तो ठीक यही बात है शरीर पर भी लागू होती है। जो सिम्टम है फीवर, वो पूरी कहानी नहीं बताती, वो केवल दरवाजा खोलते हैं। तो आगे जाकर, अंदर जाकर थेरेपिस्ट को कहानी पढ़नी पड़ती है। तो गुरुजी की सबसे बड़ी विशेषता यही थी, वे बीमारी का नाम सुनकर ट्रीटमेंट नहीं चुनते थे, वे रोगी की वर्तमान अवस्था समझते थे। तो इसलिए ही उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यह हर ऑस्टियोपोरोसिस का एक ही फॉर्मूला है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हर क्रैम्प्स वाले को यही फॉर्मूला है क्वांटिटेटिव डीसीसी। नहीं, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हैं। इसलिए उन्होंने टाइम टाइम पे अलग अलग उपचार बनाए। उन्होंने क्या कहा, पहले शरीर की स्थिति देखो, यही क्लिनिकल विजडम है। अच्छा, इसी के लिए उन्होंने एक बार एक उदाहरण दिया था, मैं दे रहा हूं आपको। मान लीजिए 4 किसान आपके पास आए, चारों कहते हैं फसल ठीक नहीं हो रही। क्या आप चारों को एक ही सलाह देंगे? नहीं। क्या क्या देखेंगे? पहले आप देखेंगे मिट्टी किसकी कैसी है, किसके खेत में पानी ज्यादा है, किसके खेत में पानी कम है, किसके खेत में खाद की कमी है। तो जब ऐसी 4 स्थितियां हैं तो सलाह भी अलग होगी, है ना। अभी तो यही बात गुरुजी शरीर के बारे में कहते थे, इसलिए ही वे पेशेंट से कुछ बातें अवश्य पूछते थे। और इसको हम क्या कहेंगे आज की भाषा में, क्लिनिकल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट कह सकते हैं, लेकिन गुरुजी इसे बहुत सरल रखते थे। वे देखते थे रोगी क्या बता रहा है, रोगी क्या बता रहा है और शरीर क्या बता रहा है, पॉइंट्स क्या बता रहे हैं, पेन पॉइंट्स। और फिर एक और बात जो पूछते थे, जो बहुत साधारण लगती है लेकिन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण थी, वो पूछते थे कि पेट कैसा साफ होता है। ये मैंने 2-3 बार अन्य अन्य दिन में भी मैंने रिपीट किया है। ये फंडामेंटल है न्यूरोथेरेपी का। इवन आयुर्वेद में भी ऐसे पूछते हैं, ठीक है। तो न्यूरोथेरेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहली बार जब नया पेशेंट आता है, पहली बार सुनने वाले को लगता है मैं आ रहा हूँ, मैंने ऑस्टियोपोरोसिस के बाद में, उसको तो पता है नहीं कि मैं कैल्शियम की कमी के बारे में आ रहा हूँ। और मेरे मोशंस का कैल्शियम के साथ क्या संबंध है? वैसे तो गुरु हमेशा ये सब खोल के बोलते भी थे कि बेटा जब पेट ठीक से साफ नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम होती है। आधा कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, 90% कैल्शियम मोशन द्वारा निकल जाता है, 10% यूरिन द्वारा निकल जाता है। अच्छा, फिर भी तो वो जानते थे कि भाई ऑस्टियोपोरोसिस जो है शरीर के अंदर की स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेत है, लेकिन उसका मल त्याग का स्वरूप भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो यहीं से उनकी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन शुरू होती थी। और केवल स्टूल पैटर्न ही नहीं, वे लिवर जीरो और म्यूकस जीरो की स्थिति भी देखते थे। तो मैंने धीरे धीरे धीरे, आपको अभी पता चल रहा है, मैंने कुछ दिन पहले एक अपने थेरेपिस्ट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा मुझे डायग्नोसिस कैसे करना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको अच्छी तरह से सिखाना चाहिए। मैंने कहा 1 साल तो हो, आप सीख लोगे, कोई बात नहीं। लेकिन वो हर दिन थोड़ा 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 करके इसको हम डेवलप करते हैं हम लोग। तो इसीलिए ये सब जो गुरुजी क्या पूछते थे, यहाँ 2-3 स्लाइड्स ऐसे हैं, वही चीज आपको भी पूछना है, आपको भी वही फॉलो करना है, वही पैटर्न है। बाकी कहानी तो और बहुत कुछ मैं बोलता हूँ, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वो गुरुजी के साथ जोड़ कर ही मैं बोलता हूँ। तो उन सब चीजों पे आप ध्यान दोगे तो आप डेफिनेटली आप कामयाब हो जाओगे। और एक भी बात है, हर चीज स्पून फीडिंग नहीं होता है। मतलब हम हर चीज को एकदम छोटे बच्चों के जैसे समझाते हैं, वैसे समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप लोग यहाँ काफी साल से भी तो कर रहे हो। फंडामेंटल चीज ABCD हर बार ABCD CAT कैट बोलने की जरूरत नहीं होगी ना, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन वो भी बोलना पड़ता है क्योंकि हमारे पास अलग अलग किस्म के पेशेंट्स
पेशेंट्स नहीं, थेरेपिस्ट आए हुए हैं, कुछ लोग फ्रेशर्स हैं, कुछ लोग मैंने काफी साल से कर रहे हैं, कुछ लोग कम साल से कर रहे हैं, ऐसे। तो इसलिए सब मिक्स करके जब हम बोलते हैं तो हमको सब अलग अलग प्रकार के बोलना पड़ता। तो स्टूल पैटर्न के बाद वो लिवर जीरो म्यूकस जीरो की स्थिति देखते थे। अच्छा, इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। लिवर जीरो म्यूकस जीरो का दर्द जो लोग पतले शरीर के हैं उनमें थोड़ा सा आसानी से पता चल जाता है, लेकिन जो लोग स्थूल शरीर के हैं उसमें इतने आसानी से लिवर जीरो म्यूकस जीरो का दर्द पता नहीं चलता। तो इसको डेवलप करना है। कैसे डेवलप करना है? आपको अपनी उंगलियों को, उंगली ये उंगलियों के नोक को आपने ट्रेन करना है। क्या ट्रेन करना है बताता हूं। जब आप पेशेंट को पकड़ के, मैंने उसके कमर को, मैं यहाँ ऐसे छोटे दिखा रहा हूँ, वैसे पेशेंट का कमर ऐसा होगा तो इधर इतने दूर समझो, ओके। यहाँ ऐसे आप पकड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, देखो ये मेरा राइट हैंड है तो उसका म्यूकस जीरो का पेन पॉइंट होगा, मेरा राइट हैंड पेशेंट का लेफ्ट साइड होगा, मेरा लेफ्ट हैंड ये है, मेरा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड ये है जो अंगूठी है, तो राइट हैंड मेरा राइट हैंड उसका म्यूकस जीरो, मेरा लेफ्ट हैंड उसका लिवर जीरो। याद रखो, पेशेंट का म्यूकस जीरो है आपका राइट हैंड, पेशेंट का लिवर जीरो है आपका लेफ्ट हैंड, ओके। क्योंकि कभी कभी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कौन सा साइड लिवर जीरो है, कौन सा साइड म्यूकस जीरो है। तो ये सिंपली मैंने बताया। तो ये जो है, जब आप इसको ऐसे थोड़ा सा ही आप इसको दबाना है, और ये है उनका म्यूकस जीरो और ये है उनका लिवर जीरो। ऐसे जो स्थूल हैं उनका म्यूकस जीरो में कम ही दर्द होता है, उनका लिवर जीरो में दर्द हो सकता है, लेकिन उनकी चर्बी जो है उसके कारण आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। चर्बी के कारण उनको आपको पता नहीं चलेगा आसानी से। तो उसमें क्या करना, जब आप दबा रहे हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये जो देखो शरीर का प्रॉब्लम कैसा होगा कि एक साइड में चर्बी ज्यादा होगी, एक साइड में चर्बी कम होगी। ठीक है, याद रखना, एक साइड में चर्बी ज्यादा होगी, एक साइड में चर्बी कम होगी। मैंने जनरल में होना चाहिए, कुछ कुछ लोगों में नहीं होता है, वो दूसरी बात है, उनको प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो लिवर जीरो म्यूकस जीरो में पता नहीं चलता। वो एक आध लोग होंगे ऐसे, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। फिर भी अभी के लिए एक एवरेज पेशेंट का मैं बात कर रहा हूँ, जिसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो उसमें जब आप ऐसे देखेंगे तो जो साइड प्रॉब्लम है उस साइड की चर्बी कम होगी। जो साइड अच्छा है, मैंने अच्छा है क्या मतलब क्या, वहां रक्त संचार प्रॉपर है तो वहां की चर्बी रिलैक्स होगी। जहां रक्त संचार कम है वहां चर्बी कड़क होगी या पतली होगी। सिंपल इतना तो याद रखिएगा। जहां रक्त संचार प्रॉपर है, न्यूरोथेरेपी तो रक्त संचार के ऊपर काम करता है ना, जहां रक्त संचार प्रॉपर है वहां चर्बी थोड़ी सी मोटी होगी और दूसरे से में पतली होगी। और ये मोटा पतला क्या है कि जब हम अंदर दबाएंगे तो हड्डी कितनी जल्दी हमारे हाथ में आती है। हड्डी अंदर हड्डी है ना, आप वहीं के कमर के हड्डी के वहां ही तो आप टच कर रहे हैं वर्टिब्रा के पास। तो वो कहाँ वो जल्दी मैंने पतली होती है, तो वहां आपको ऐसे थोड़े दबाएं तो हड्डी हाथ में आ जाएगी। इसका मतलब वही साइड आपको प्रॉब्लम है। और कभी कभी बहुत कड़क भी रह सकती है, मैंने नरम नहीं है। एक साइड में चर्बी नरम है, एक साइड में चर्बी कड़क है। तो कड़क है तो भी वही मतलब है कि वहां सर्कुलेशन नहीं है। तो ये आपको एक आइडिया आ गया कि समझो किसी को लिवर जीरो में प्रॉब्लम है। अभी आप लिवर जीरो देख रहे हैं, फिर अप साइड फ्रंट में भी देखेंगे ना, तो फ्रंट में आप देखेंगे लिवर में भी वो कड़कपन रहेगा ज्यादातर। तो ऐसे करके आपको एक आइडिया आ जाएगा। बाकी ऑफ कोर्स अवलोकन और पेन पॉइंट्स और सब देखकर, और मैंने जो भी उनका सिम्टम्स हैं वो सब देखकर ही फाइनल डिसीजन लेंगे। मैं आपको थोड़ी सी एक सिंपल तरीका बताता हूँ।
और ये जो है एक लिवर जीरो म्यूकस जीरो खड़े खड़े देखना इतना डिफिकल्ट नहीं है। फोलिक वगैरह का पॉइंट खड़े खड़े देखना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, इसलिए फोलिक वगैरह पॉइंट्स में दर्द लिटा के देखना आसान। तो ये आप समझ लीजिए कि ये लिवर जीरो म्यूकस जीरो का बारे में यही है कि उसकी स्थिति। और वो गुरु जी मैंने आश्रम में तो जो सूर्यमाल गांव से जो लोग होते थे उन सब में क्या है कि वो लोग वहां पानी की कमी होती है, उन सब में एसिडिक कंडीशन ज्यादा होता है, तो ज्यादातर उनको म्यूकस जीरो में ही दर्द होता था। और जब गुरु जी ऐसे दबाते थे तो वो ऐसे सब करते थे। ठीक है, तो वो मैंने होता था। यहाँ शहर के लोग ऐसे शायद ना दे ऐसे रिस्पॉन्स, क्योंकि वो थोड़ा हट्टे कट्टे स्टूल हैं वगैरह। बट ये सब धीरे धीरे करके एक समझो एक 3 महीने आप देखो। कुछ लोगों ने बताया कि हमने अभी तक पेशेंट देखना शुरू नहीं किया। आपको पेशेंट देखना बाद में, लेकिन आपके फैमिली के हर मेंबर को आप ये लिवर जीरो म्यूकस जीरो का दर्द पहले देखिए, फिर उनके सिम्टम्स पूछिए, और इसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। आपके मम्मी पापा के फ्रेंड्स हैं, आपकी बेटी के फ्रेंड्स हैं, जो भी है, मैंने बेटी के ये पेरेंट्स हैं। आप एक इसको ये नहीं सोचना कि भाई मैं दूसरों के साथ ऐसे कैसे करती। ये आपका पेशा है और हमें अपने उंगली को ट्रेन करने के लिए कम से कम 250 से 300 व्यक्तियों के ऊपर ही ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कम से कम 200 से 300 पेशेंट, और वो बेशक आपसे ट्रीटमेंट ना ले, आपको उनकी कंडीशंस पूछो, उनके सिम्टम्स पूछो और अपने हाथ को ट्रेनिंग दो। गलतियां भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लिख के रखो। आप अपनी उंगली से ये लग रहा है कि आपको इनको अल्कोहल एसिडोसिस है, म्यूकस जीरो में दर्द है, तो उनका सिम्टम्स भी लिख के रखो। ये सब चीजें आप करोगे तो आप धीरे धीरे करके आप इसमें माहिर बन जाओ। ठीक है, ओके। तो गुरुजी कभी वो मैंने लिवर जीरो म्यूकस जीरो का जब स्थिति देखते थे तो केवल बीमारी नहीं देखते थे, वे शरीर की वर्तमान फिजियोलॉजिकल कंडीशन को समझने का प्रयास कर रहे थे। और इसीलिए ही गुरुजी ने एक ही फॉर्मूला पर रुकने के बजाय उसी फॉर्मूला के अलग अलग रूप विकसित किए। 125 DCC की बात हो रही है यहाँ, और इसको तो पंडित जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिकोड भी किया है आप लोगों के लिए। उसका समरी भी पिछले सप्ताह उन्होंने दिया था। ठीक है, तो सब अच्छी बात है। सो ध्यान दीजिए, उन्होंने फॉर्मूला नहीं बदला, उन्होंने पेशेंट के अनुसार फॉर्मूला का उपयोग बदल दिया। तो यही इसीलिए न्यूरोथेरेपी एक मास्टर थेरेपी है। तो अभी है बॉडी की वर्तमान स्थिति समझिए। सो ये पूरी चर्चा में आपको क्या याद रखना है, एक बात याद रखनी है, सही फॉर्मूला चुनने से पहले सही पेशेंट को पढ़ना सीखिए। और ये चीज मैं इस आज के लेक्चर में अंतिम बार कम से कम 3-4 बार और कहने वाला हूं। सही फॉर्मूला चुनने से पहले सही पेशेंट को पढ़ना सीखिए, पहले पेशेंट। और ये क्यों? क्योंकि पेशेंट ही आपको संकेत देता है, पेशेंट का शरीर, उनकी बॉडी आपको संकेत देती है, और पॉइंट्स आपको अन्य तरह के इंफॉर्मेशन देते हैं, संकेत देते हैं। और जब ये तीनों पेशेंट, उनका शरीर और पॉइंट्स, जब तीनों संकेत एक दूसरे से मिल जाते हैं तो सही क्लिनिकल डिसीजन होता है, निकलता है। सब यही है, आप सबके मन में यही प्रश्न आ रहा होगा कि सही फॉर्मूला कैसे चुने, और ये क्यों, इसमें क्यों प्रॉब्लम क्या है? हर रोगी एक जैसा नहीं है, तो क्या हर रोगी को एक जैसा 125 DCC फॉर्मूला देना चाहिए? तो इसीलिए गुरुजी ने बोला कि नहीं, अब हम सीखेंगे कि किन परिस्थितियों में फॉर्मूला बदलता है और क्यों बदलता है। तो गुरुजी की जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन थी
कि ये बॉडी की कंडीशन में हर व्यक्ति, हर पेशेंट की कंडीशन में ये जो उन्होंने अलग अलग सीक्वेंस बनाए हैं वो अच्छी तरह से काम कर रही है। इसको लाखों पेशेंट के ऊपर प्रूव किया गया है। एक बात हम लोगों ने समझ लिया कि फॉर्मूला चुनने से पहले पेशेंट को समझना है। तो फिर अगला प्रश्न आएगा, पेशेंट को समझ लिया तो फॉर्मूला कैसे चुनेंगे? मैंने पेशेंट का अच्छी तरफ से हमने अवलोकन किया, तो यहीं से मैं कहता हूं इसको गुरुजी की क्लिनिकल जीनियस है, दिखाई देगी। एक ही फॉर्मूला सबको नहीं दिया, रोगी की वर्तमान स्थिति के अनुसार उसी फॉर्मूला का उचित क्रम दिया है। याद रखिए, लिवर जीरो, म्यूकस जीरो, पैरा वगैरह सब कुछ, लिवर सब कुछ पॉइंट्स वही हैं, उनका क्रम को पेशेंट की स्थिति के अनुसार बदला गया है। तो यही गुरुजी की क्लिनिकल विजडम है। और अभी आएंगे सामान्य पेशेंट। तो मान लीजिए एक रोगी आपके पास आता है, उसका पेट प्रतिदिन साफ होता है। आप तो पूछेंगे ना, मैंने बोला ऑलरेडी कि आपको पूछना है हर पेशेंट। और वो बोलते हैं लेटरिन सामान्य लेटरिन है, ना बहुत कड़क है ना बहुत पतली है। तो ऐसे रोगों में शरीर की सामान्य फिजियोलॉजिकल स्थिति इसको मानकर गुरुजी ये फॉर्मूला देते थे, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड 125 DCC फॉर्मूला। और 7 लिवर, 4 पैरा, 7 लिवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो। ये ऑलरेडी आपके वेद में मैंने लिखा हुआ है, उसी के विश्लेषण में दे रहा हूं कि कैसे गुरुजी इस पर आए। ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जब तक वो वहां तो शॉर्टकट में लिखना पड़ा, ठीक है। तो वहां एक ही पेज में सब कुछ मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये है, सॉरी, हम ये तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड 125 DCC फॉर्मूला, और यही मूल फॉर्मूला है। तो इसको कब देंगे? जब रोगी की स्थिति सामान्य है, तो इससे इसी फॉर्मूला में से शुरुआत की जाती है। फिर दूसरा प्रकार, बहुत कड़ी कब्ज है, कड़क स्टूल जिसको बोलते हैं। और नॉर्मल स्टूल और कड़क स्टूल में गुरुजी का जो डेफिनेशन है मैंने लिखा हुआ है, वो आप लोगों के लिए याद कराने के लिए मैं दोहराता हूं कि नॉर्मल स्टूल गुरुजी बोलते थे एकदम एक केला जैसा, एक लंबे टुकड़े में, एक या दो लंबे टुकड़ों में आ गया, मोशंस आ गया, तो वो नॉर्मल स्टूल है, याद रखिए। और दूसरा है, वो गुरुजी ने इसका जो क्या अवलोकन है और क्या प्रकृति को स्टडी किया है, इसलिए गुरुजी ने वो जवाब, मैंने वो ये प्रकार का डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने बोला बकरी की संडास की तरह। अगर आप लोगों में से कई लोग, जो लोग गांव में हैं, उनको तो पता ही है क्या है ये बकरी की संडास का मतलब। वो एक लंबा नहीं होता, छोटे छोटे छोटे, जैसे गोटी होते हैं ना, हम बचपन में खेलते थे गोटी, वैसे छोटे छोटे मार्बल्स जिसको बोलते हैं, तो उसके जैसे आते थे, उससे ऐसे ही आते हैं, बकरी के वैसे ही आते हैं। इसलिए गुरुजी ने बोला यही सबसे बढ़िया उदाहरण। तो बकरे के संडास की तरह, इसी को गोट पेलेट स्टूल मैंने लिखा है यहाँ। तो ये इस रोगी को क्या होगा? ऐसे रोगी, ये छोटे बच्चों में होता है बहुत, कि एक दिन छोड़कर एक दिन पेट साफ होता है। और कभी कभी छोटे बच्चे तो मैंने उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं, बहुत रोते हैं, और फिर छोटे छोटे ऐसे ये टुकड़े आते हैं, बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो गुरुजी बोलते थे ये केवल कब्ज नहीं है, ये शरीर की एक अलग फिजियोलॉजिकल स्थिति है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भाई पूरा फॉर्मूला में परिवर्तन किया। पूरा फॉर्मूला नहीं बदला, यही इंपॉर्टेंट है, केवल आवश्यक परिवर्तन किया। तो क्या किया? 8 चेस्ट ओनली के जगह 4 चेस्ट ओनली पर उन्होंने जोड़ दिया। केवल एक चेंज है, 8 चेस्ट ओनली। ये देखो, इससे पहले वाला ये जो है, ये देखो यहाँ 8 चेस्ट ओनली है, यहाँ उन्होंने 8 चेस्ट ओनली की जगह 4 चेस्ट ओनली किया। राउंड एरो को नहीं चेंज किया, याद रखना। तो ये क्यों? कभी कभी कुछ लोग पूछते थे गुरुजी मुझे ये समझ में नहीं आता है, क्या है ये, आप समझा नहीं। तो क्या बात है, चेस्ट ओनली और राउंड एरो ये क्या करते हैं?
एक चेस्ट ओनली जो है वो वायु तत्व है, और राउंड एरो जो है वो 31 पैर्स ऑफ नर्व्स के लिए है, स्पाइनल, तो स्पाइनल नर्व्स के लिए। तो गुरुजी ने ये देखा है कि चेस्ट ओनली और राउंड एरो में, राउंड एरो एसिड को कम करता है, चेस्ट ओनली अल्कली को कम करता है, खासतौर से राइट चेस्ट ओनली तो डेफिनेटली अल्कली को ही कम करता है। तो उन्होंने बोला जिसको लंबे स्टूल में नॉर्मल स्टूल है केला जैसा, तो उनके लिए तो नॉर्मल एसिड अल्कली नॉर्मल है, लेकिन जिनका बकरी के संडास के जैसा होता है उनका थोड़ा सा, उनकी एसिड बढ़ी हुई है। तो एसिड बढ़ी हुई है तो हमको क्या करना है, या तो हम एसिड को कम कर सकते हैं या हम अल्कली को बढ़ा सकते हैं। तो उसी हिसाब से उन्होंने, जैसे ही उन्होंने 4 चेस्ट ओनली दिया, आप थोड़ा सोच के देखिए तब आपको समझ में आएगा, ये 2-3 बार इसको मैंने सोचना पड़ता है, तो इसको आप विजुअलाइज कीजिए चेस्ट ओनली और राउंड एरो का फर्क, तो वो विजुअलाइज करने से आपको समझ में आ जाएगा। और यही खेल उन्होंने ये इसमें रखा है कि चेस्ट ओनली को 4 चेस्ट ओनली किया तो 1-2 दिन के अंदर ही वो नॉर्मल आ जाता है। अच्छा, और एक बात है, गुरुजी बोलते भी थे कि देखो ये परमानेंटली इस व्यक्ति का 4 चेस्ट ओनली होगा ऐसा भी नहीं है, आप उसको रोज मोशंस पूछो, जैसे ही उसके परिस्थिति में सुधार आ जाती है फिर आप नॉर्मल क्वांटिटी में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप। फिर तीसरा प्रकार है मध्यम स्टूल, मोशंस जो मध्यम, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, थोड़ा सा लिक्विड जैसा है, थोड़ा सा हल्का सा, और इसको गुरुजी ने बोला गोबर जैसा। आपको सबको पता है कि गाय जब गोबर देती है कैसे आता है, थोड़ा सा नरम, और खास तौर से जब बारिश के मौसम में गाय देती है ना, तो वो गोबर, वो अगले वाला में और ज्यादा उसमें होगा, बारिश वाला गोबर। ठीक है, तो ये जो है ये सामान्य है नहीं है, और ये कड़ी भी नहीं है। ओके, सो संडास गोबर जैसी आती है। तो फिर गुरुजी केवल पॉइंट नहीं बदले, उन्होंने क्रम बदला। उन्होंने इसका कारण, इसका नाम दिया उल्टा 125 DCC। तो पहला क्या था, 7 लिवर 4 पैरा, 7 लिवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो। और अब वाला क्या है, 7 लिवर 4 पैरा, 7 म्यूकस 0, 7 लिवर 0, 20 राउंड एरो, 8 चेस्ट ओनली। इसको गुरुजी हमेशा अंडरलाइन किया करते थे, तो मेरे से हुआ नहीं, हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है। सो इन्होंने ये फॉर्मूला का क्रम बदल दिया, और ये उनके क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की शक्ति है कि क्रम बदलने से वो जो लूज मोशन है गोबर जैसे, वो नॉर्मल केला जैसा आ जाएगा वापस। तो यही बात गुरुजी ने हमें सिखाई कि मध्यम स्टूल में ऐसे करना है, और जब ज्यादा मध्यम है, ज्यादा लूज मोशन हो गया, तो उसी में इसको 20 राउंड एरो सीक्वेंस बदलता है। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा, इसमें भी उन्होंने इसको, तो चौथी प्रकार है जो बार बार ये लूज मोशन है, काउडंग, अच्छा नहीं, ये मध्यम स्टूल है, ये थोड़ा सा इसको, इसमें, तो इसमें इसको यहाँ 20 राउंड एरो की 10 राउंड एरो कर देंगे। ये इसमें गलती होगी। ओके, ठीक है। तो तो रोग नहीं देखा उन्होंने, शरीर की वर्तमान स्थिति देखी, और फिर इसमें फॉर्मूला में आवश्यक परिवर्तन किया।
सो इसका उद्देश्य फॉर्मूला बदलना नहीं, शरीर की स्थिति के अनुसार फॉर्मूला को अनुकूल बनाना है। तो इसीलिए ही इसको न्यूरोथेरेपी को हम बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एक थेरेपी है। ओके, सो अभी आप ये चारों फॉर्मूला भूल जाइए, पहले एक सोच लीजिए। हाँ, आपने सही सही सुना, चारों फॉर्मूला जो याद किया है ना, इसको भूल जाओ। अगर आप केवल 4 फॉर्मूला याद किए ना, तो आप अच्छे विद्यार्थी जरूर बन सकते हैं, लेकिन अच्छे थेरेपिस्ट नहीं। अच्छा थेरेपिस्ट फॉर्मूला नहीं, निर्णय लेना सीखता है। ओके, सो आप केवल 4 प्रश्न पूछिए, पेशेंट कैसा है, स्टूल कैसा है, लिवर जीरो, म्यूकस जीरो क्या बताते हैं, और फिर शरीर की वर्तमान स्थिति क्या है। तो जैसे ही इन चारों प्रश्नों का उत्तर मिल गया, तो सही फॉर्मूला स्वयं सामने आ जाएगा। पेशेंट कैसा है, स्टूल कैसा है, लिवर जीरो, म्यूकस जीरो क्या बता रहे हैं, शरीर की वर्तमान स्थिति क्या है। ओके, तो ये अभी गुरु जी की सबसे बड़ी क्लिनिकल विजडम। तो आज के बाद पूरी चर्चा को यदि एक वाक्य में कहना है, तो मैं क्या कहूंगा, एक ही रोग सभी रोगियों का उपचार एक जैसा नहीं होता। ठीक है, एक ही रोग के सभी रोगियों का उपचार एक जैसा नहीं होता। तो इसलिए ही गुरुजी ने स्टैंडर्ड 125 DCC फार्मूला दिया, और फिर आवश्यकता के अनुसार उसी फार्मूला के विभिन्न रूप भी बताए। सो फॉर्मूला याद करने नहीं सिखाया उन्होंने हमारी सोचने की पद्धति सिखाई। और मेरा विश्वास है कि यदि आपने आज यह सोच सीख ली, तो आगे आने वाले हर एलिमेंट्री फॉर्मूला को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके ऑलरेडी हमने नींव उल्टा नॉर्मल फॉर्मूला में शुरू की थी। ठीक है, गुरुजी के, और बाद में उल्टा किडनी क्लियर भी आएगा आपको। ठीक है, ओके, सो अभी इसको बोलते हैं गुरुजी का डिसीजन ट्री। मेरे ख्याल से यही स्लाइड जो है ना, आप सब आज की पूरी क्लास का महत्वपूर्ण स्लाइड है। अगर आप पूरी लेक्चर में से केवल एक स्लाइड आप अपने साथ लेकर जाएं, तो यही स्लाइड होगा वो। ओके, क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं सिखाती है ये हमें सोचना सिखाती है। देखिए, अधिकांश नए थेरेपिस्ट की सोच कहाँ से शुरू होती है? सीधे फॉर्मूला से। पेशेंट बैठा भी नहीं और दिमाग में फॉर्मूला घूमने लगता है ना। पेशेंट बैठा नहीं, दिमाग फॉर्मूला में दिमाग में घूमने लगता है ना। तो गुरुजी ऐसा कभी नहीं करते थे, उनकी सोच बिल्कुल उल्टी दिशा में चलती थी। सबसे पहले क्या है, पेशेंट यानी रोगी को ध्यान से सुनिए, वो क्या कह रहा है, उसे सबसे अधिक तकलीफ किस बात की है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसकी आदतें कैसी हैं। क्योंकि कई बार रोगी स्वयं आधा डायग्नोसिस बता ही देता है, अगर हम धैर्य से सुने। रोगी आधा डायग्नोसिस बता देता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, हमें धैर्य से सुनना है। और एक ट्रिक मैं बताता हूँ जो गुरुजी बोला करते थे। वो बोले, पेशेंट के सामने ही उसके रहते रहते हर चीज को लिखो। अगर वो ज्यादा फास्ट जाए तो उसको रोक दो। एक मिनट प्लीज, मैं लिख लेता हूँ। इसमें पेशेंट गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि वो चाहता है कि कोई मेरी बातें पूरी तरह से सुने, और इससे आपके ऊपर उसका रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो इसके बाद आया क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अब केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, देखना भी सीखिए। रोगी कैसे चलकर आया, चेहरे पर थकान है या नहीं, कमजोरी दिखाई दे रही है या नहीं, चलने बैठने उठने में उसे कोई कठिनाई है या नहीं। एक अनुभवी थेरेपिस्ट क्या करता है, बिना ये एक भी ट्रीटमेंट दिए बहुत कुछ पहले समझ लेता है। और इसके बाद आता है स्टूल पैटर्न, यानी पेशेंट और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आता है स्टूल पैटर्न। और इधर तो गुरुजी जो प्रश्न पूछते थे, तो पहली बार सुनने वाले को बहुत साधारण लगता था, पेट कैसा साफ होता है, सब ठीक है।
नॉर्मली क्या बोले, सब कुछ ठीक है। फिर गुरुजी बोलेंगे नहीं नरम है कड़क है, सब ठीक है सर, लेकिन फिर बेटा मैं पूछ रहा हूँ आपके स्टूल्स नरम है या कड़क है? नहीं सर, नहीं गुरुजी, हाँ कड़क है या नरम है, जो भी। पहले 2 बार वो पेशेंट ने, जैसे ही आपने स्टूल के बारे में पीछा पूछा, पेशेंट के मन में एक ब्लॉक आ जाता है, दरवाजा बंद। तो इसलिए उस दरवाजे को धीरे धीरे खोलना है। इसलिए पहले 2 क्वेश्चन का आंसर, मैंने देखा हुआ है अनेक थेरेपिस्ट जो है ना, पेशेंट को 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं और पेशेंट वो ध्यान नहीं देते कि पेशेंट इस क्वेश्चन का ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। मोशंस के बारे में सब कुछ ठीक है बोल दिया, वो मान लेते हैं, टिक कर देते हैं उधर, मोशंस नॉर्मल। अरे रुको, ठहरो, पहले समझो कि पेशेंट ने आपके प्रश्न पर ध्यान दिया कि नहीं। नए पेशेंट तो ध्यान देते ही नहीं है ऐसी बातों पर। तो बोलते हैं मैं घुटनों का दर्द के लिए आया हूँ और ये मेरे टॉयलेट के बारे में पूछ रहे हैं। उनको क्या पता है इसका संबंध, हमें पता है। तो इसीलिए तो ये पेट कैसे साफ होता है, इसके मैंने जवाब ही हमारे आगे फॉर्मूला सुनने में सहायता करता है। तो केवल कब्ज या दस्त पूछना नहीं है, याद रखिए, केवल कब्ज या दस्त पूछना नहीं है, क्योंकि यह शरीर की वर्तमान स्थिति को समझने का एक प्रयास है। ओके, सो उसके बाद आप डिटेल में पूछिए, जैसे मैंने बोला है 2-3 चीजें आपको पूछना है। फिर उसके बाद लिवर जीरो म्यूकस जीरो पे ध्यान देंगे। तो ये सीक्वेंस आपका यही है, ये चीज को आप याद रखना। फिर जब आप लिवर जीरो म्यूकस जीरो में देखते हैं, तो मैंने कहा ना टेंडरनेस का मतलब जहां नरम है वहां दर्द है कि नहीं, हाथ लगाने से कैसे लगता है, वो सब शरीर से पुष्टि लीजिए। बॉडी का ऐसा करता है क्या, ऐसे करता है क्या जब आप कुछ करते हैं, तो ये सब आपको ये ऐसा सब पूछना है, ठीक है। तो इसके बाद फिर अभी आपने रोगी की बात भी सुन ली, शरीर की बात भी सुन ली, फिर दोनों को जोड़िए। फिर बॉडी का कंडीशन आता है आपके सामने, पूरा चित्र आपके सामने आना शुरू हो जाता है। तो निर्णय, इसका मतलब निर्णय बीमारी देखकर नहीं होगा। निर्णय, आप जब निर्णय ले रहे हैं अभी शरीर की वर्तमान स्थिति को देखकर आप निर्णय ले रहे हैं। तो यही गुरुजी की क्लिनिकल थिंकिंग थी, इसी को मैं कहता हूं डिसीजन ट्री। और केवल अब सबसे अंत में जो भी करेक्ट 125 DCC फॉर्मूला आप देंगे, तो अब फॉर्मूला तो हमने सबसे नीचे रखा है, तो सबसे ऊपर नहीं, तो पहले ये डिसीजन लेने के बाद ही करेक्ट DCC 125 DCC फॉर्मूला आप दे सकते हैं। ओके, फॉर्मूला शुरुआत नहीं है, फॉर्मूला अंतिम निर्णय है। और यदि आप इस क्रम को उल्टा कर देंगे तो गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन यदि आप हर पेशेंट के साथ यही 5 सीढ़ियां चलेंगे, अच्छा मैं अभी और हाँ जाएंगे, तो सही फॉर्मूला चुनना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये हर फॉर्मूला के बारे में ऐसा सब आपको समझना चाहिए। ये 125 DCC में गुरुजी ने इतनी सारी चीजें दी हैं, ये एक्चुअली बाद में आपको जब औरतों की प्रॉब्लम में आएंगे तब भी आपको याद रहेगा। लैक्टिक एसिड फॉर्मूला में भी आपको याद आएगा ये सब चीजें बाद में, ठीक है। वहां भी आप ये सब चीजें, प्रिंसिपल्स को आप यूज करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आज के बाद जब भी कोई नया पेशेंट आपके सामने बैठे तो फॉर्मूला याद करने की कोशिश मत कीजिए, बस अपने मन में ये 5 सीढ़ियां याद कीजिए। ये जो है मैं कहता हूं इसको 5 सीढ़ियां, इसलिए मैं ट्री बोला है। पेशेंट, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, स्टूल पैटर्न, बॉडी लिवर जीरो म्यूकस जीरो, बॉडी कंडीशन, उसके बाद आता है करेक्ट 125 DCC फॉर्मूला। और मैं कहता हूं ये गुरुजी की क्लिनिकल विजडम का सार है। उन्होंने हमें केवल फॉर्मूला नहीं सिखाया, उन्होंने हमें सही निर्णय लेने की प्रक्रिया सिखाई है। और मेरा विश्वास है कि जिस थेरेपिस्ट ने यह प्रक्रिया सीख ली, उसे आगे चलकर केवल 125 DCC नहीं बल्कि हर एलिमेंट्री फॉर्मूला को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी जो है 5 गलतियां जो नए थेरेपिस्ट अक्सर करते हैं, यही एक और समस्या आती है।
तो कई विद्यार्थी क्या है, फॉर्मूला तो सीख लेते हैं लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब गलतियां करते हैं, लेकिन ये 5 गलतियां पर आप नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है, करें तो उसको बदल लीजिए। सो इन सामान्य गलतियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसलिए मैंने कहा मैं कोई नया फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो लगभग हर नया थेरेपिस्ट कभी ना कभी करते रहता है। अगर आपने इन गलतियों से बचना सीख लिया तो आपके परिणाम अपने आप बेहतर होने लगेंगे। तो ये क्या है? गलती नंबर 1 जो शुरू में थेरेपिस्ट करते हैं, अनुभवी थेरेपिस्ट नहीं करते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने कहा ना यहाँ ग्रुप में सब लोग हैं, नए भी हैं पुराने भी हैं। पुरानों को ये अपने पीठ पे थपथपाने का एक मौका मिल गया कि मैं ये गलती नहीं कर रहा हूँ, शाबाशी दो अपने आप को। जो लोग ये गलती नहीं कर रहे हैं अपने पीठ पर आप थपथपा लो, ठीक है? सच्ची बोल रहा हूं मैं। ऑलवेज अपने आप को पॉजिटिव रखना है, बीच बीच में अपने कंधे पर शाबाशी देना जरूर। एक पेशेंट ठीक हुआ, पहले गुरुजी को धन्यवाद दो, फिर प्रपंच को धन्यवाद दो और फिर अपने आप को शाबाशी दो, बेटा तू सही लाइन पे है। घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले ग्रैटिट्यूड करो। ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। तो पहले प्रपंच को, गुरुजी को धन्यवाद दो, ग्रेटफुल रहो, फिर अपने तो यही सामान्य गलती है। स्टूडेंट सोचता है 125 DCC फॉर्मूला याद हो गया और यही सबको देंगे, जो भी बोला ऑस्टियोपोरोसिस से तुरंत 125 DCC दे दो फटाफट। लेकिन गुरुजी ने ऐसा नहीं किया है। पहले पेशेंट को देखो, फिर फॉर्मूला चुनो, यही करते थे ना वो। इसलिए फॉर्मूला रोगी के लिए है, लेकिन रोगी फॉर्मूला के लिए नहीं है, समझे कि नहीं? इसलिए आपको ये हर पेशेंट को एक ही फॉर्मूला देना। अगर आप ये गलती कर रहे हैं इसको बंद कीजिए। जो मैंने पहले वाला सेंटेंस ये बोला है 5 पॉइंट, उसको फॉलो कीजिए। फिर नेक्स्ट है स्टूल पैटर्न न पूछना। अनेक लोग इसको भूल जाते हैं। वो क्या केवल लिवर 0 म्यूकस 0 पूछते हैं और फिर वो पेशेंट क्या बोलता है पूछते हैं, वो बोलता है जो भी है और कुछ 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं, लिवर 0 म्यूकस 0 भी देख लेते हैं, लेकिन स्टूल पॉइंट पूछना भूल जाते हैं। याद रखना, स्टूल पॉइंट एक ही दिन पेशेंट के जिंदगी में एक बार पेशेंट आया, पहले बार पूछा, ऐसा नहीं है। हर 2-3-4 दिन के अंदर पूछते रहना चाहिए, क्योंकि उसका जो उत्सर्गी अंग जिसको बोलते हैं ना, वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो पेशेंट कभी ठीक नहीं होगा, चाहे वो घुटने का दर्द हो, चाहे कमर दर्द हो, चाहे कुछ भी हो। तो आपको ये स्टूल पैटर्न पूछना भूल लिया नहीं, ठीक है? और इसको केवल पेट कैसा साफ होता है ये पहले पूछिए। अनुभवी जो मैंने पेशेंट है जो आपके पास आकर उसको अनुभव प्राप्त हो चुका है, उसको मालूम है कि हाँ इसके लिए मुझे ठीक से जवाब देना है, फिर सोच समझ के जवाब देगा। और जो व्यक्ति एक ही लाइन में सब कुछ ठीक है, इसका मतलब कुछ भी ठीक नहीं है, उसने प्रश्न के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। ये नए लोग जरूर इसको याद रखिए। थोड़ा वहां आपको क्या करना है, स्टूल्स के बारे में अलग अलग तरीकों से आपको पूछना चाहिए। कैसा है, अनडाइजेस्टेड फूड है क्या, उसमें आपको भिंडी का बीज दिखता है क्या, कैरेट क्या है, कैरेट के टुकड़े खाए तो वैसे के वैसे आता है क्या। ऐसे बहुत सारे जगह में हमने वेद में लिखा है ऑलरेडी। गुरुजी का जो ये है उनके मुंह से सुनकर मैंने लिखा है उधर वेद में, तो उसको जरा आप ध्यान दीजिए। ठीक, और एक्चुअली UDF चैप्टर में उस बहुत अच्छी तरह से लिखा है, वो आएगा। ओके, सो ये जो है, ये प्रश्न जो है ये सामान्य नहीं है, यही प्रश्न सही फॉर्मूला चुनने में सहायता करता है। इसलिए इस जानकारी को हल्के में मत लीजिए। फिर अगले बार लिवर 0 म्यूकस, कभी कभी क्या है लोग केवल इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, रिंग फिंगर इधर देख लेते हैं। हमारे थेरेपिस्ट रिंग फिंगर देखना तो काफी लोगों ने सीख लिया होगा। प्रभु ने चाहा कभी मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो डालूंगा एक पेशेंट के साथ, रिंग फिंगर देखने में भी कारीगरी है। ठीक है, एनीवे आप लोग सब जगह प्रैक्टिकल तो सीख रहे हो,
तो आपने सीखा होगा। लेकिन अनेक लोग जब लेडी पेशेंट आ जाते हैं, चाहे कोई भी उम्र के हो, तो उनको कभी कभी देखना मैंने नजरअंदाज कर देते हैं। लिवर जीरो, म्यूकस जीरो, यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, सिम्टम्स पूछ लिया, बस डिसाइड कर लिया। गुरुजी बोलते थे ऐसा नहीं करना चाहिए। लिवर जीरो, म्यूकस जीरो की स्थिति देखना जरूरी है, क्योंकि गुरुजी केवल हिस्ट्री नहीं लेते थे, वे शरीर से बात करते थे। वो आपकी उनके शरीर के साथ बात है, समझे कि नहीं, संकेत को समझना है। तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए लिवर जीरो क्या बता रहा है, म्यूकस जीरो क्या बता रहा है, टेंडरनेस कितनी है। मैंने कहा ना, टेंडरनेस माने वो कड़कपन, कड़ापन और नरमपन। तो ये क्या है, ये लिवर जीरो, म्यूकस जीरो को देखना, यही है क्लिनिकल असेसमेंट। सो पेशेंट भी बोलता है और शरीर भी बोलता है, और अच्छे थेरेपिस्ट को दोनों की भाषा समझना है। ठीक है, आशा है कि आपको अभी तक ये अभी बस बहुत कम स्लाइड्स हैं, चिंता मत करो, ज्यादा नहीं। आशा है कि मैं आपको इसको वैसे ही लाइवली बनाया कि आपके दिमाग में यहाँ पूरा फिट हो जाएगा। तो गलती नंबर 4 क्या है, फॉर्मूला याद करना, क्लिनिकल थिंकिंग भूल जाना। ये गलती मैंने स्वयं बहुत से विद्यार्थियों में देखी है। वे पूछते हैं सर फॉर्मूला बता दीजिए। मैंने कहा ना, कितने बार कहा हूं, फॉर्मूला बता दीजिए। फोन करके बोलेंगे सर इस बीमारी का फॉर्मूला बता दीजिए। आपको क्या पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि इसके लिए फॉर्मूला कैसे चुनना है, कब चुनना है, या अगर आपको मालूम है कि आप 125 DCC फॉर्मूला ही देने वाले हैं तो पूछना है इसमें 125 DCC फॉर्मूला कब चुनना है। तो यही अंतर है कि फॉर्मूला याद करना आसान है, लेकिन सही समय पर सही फॉर्मूला चुनना, यही क्लिनिकल विजडम है। ठीक है, विजडम। ओके, और सबसे बड़ी गलती नंबर 5, सनलाइट को भूल जाना। तो ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पूरी क्लास में 125 DCC की फिजियोलॉजी समझी, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया, उससे पहले क्लास में भी बताया, शुरुआत कहाँ से हुई थी, सूर्य की प्रकाश से। तो जब भी आप ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, 125 DCC जिस दिन देंगे उस दिन बोलिए, रोगी को समझाइए, जिस दिन यह ट्रीटमेंट दिया जाए उस दिन कम से कम आधा घंटा धूप में अवश्य बैठें। ये छोटी सी सलाह है, लेकिन यही ट्रीटमेंट की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो इसमें अगर ये पूरे इतने चैप्टर का सार मैं 5 वाक्यों में कहूं तो इसको मैं बोलता हूं 5 गोल्डन रूल्स। 5 गोल्डन रूल्स। हर पेशेंट अलग है, पहले ऑब्जर्वेशन कीजिए, स्टूल पैटर्न पूछिए, लिवर जीरो, म्यूकस जीरो को देखिए, फिर सही फॉर्मूला चुनिए, और धूप की सलाह देना मत भूलिए। तो यही गुरुजी की क्लिनिकल अप्रोच थी। अभी तीन स्लाइड्स हैं शायद, हाँ बस 3-4 स्लाइड्स। ओके, तो गुरुजी की सबसे बड़ी सीख क्या थी, पूरी वेद लेक्चर के अंतिम मंजिल पर हम पहुंच चुके हैं। आज हमने केवल एक फॉर्मूला नहीं सीखा, हमने एक सोच सीखी। और अंत में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो मैं बहुत वर्षों से, 18 वर्ष कोई कम नहीं है, गुरुजी के साथ काम करने के समय मुझे समझ में आया, वो शायद इस पूरी लेक्चर की सबसे बड़ी सीख है। क्योंकि आज हम ये इस 125 सीरीज के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। कोई नया पॉइंट मैंने नहीं सिखाया, हमने कोई नया फॉर्मूला नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगता है अब उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं केवल एक बात आपके हृदय में छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या है बताता हूं। ओके, सो जब मैंने पहली बार गुरुजी के साथ काम करना शुरू किया, मुझे लगता था, मैंने ये पहले एक बार बताया है, मैं इसको दोहरा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही गुरुजी की सबसे बड़ी सीख है हम लोगों के लिए, कि
जो महान थेरेपिस्ट वो होता है जिसके पास सबसे अधिक फॉर्मूला याद है, ये मैं सोचता था। लेकिन जैसे जैसे वर्षों का समय बीता, हजारों रोगियों को गुरुजी के साथ बैठकर देखने का अवसर मिला। रविवार दवाखाना, 100 पेशेंट कभी कभी आ जाते थे, 100-125 पेशेंट, 2-3 घंटे होते हुआ करते, 9 से 12, 12:30, 1 बजे मैक्सिमम। तो तभी मुझे समझ में आया कि गुरुजी की महानता उनके फॉर्मूला में नहीं थी, उनकी महानता रोगियों को देखने की दृष्टि में थी। एक ही लोग लेकिन अलग अलग रोगी, तो दोनों को गुरुजी एक जैसा नहीं दिखते थे। वे रिपोर्ट से पहले रोगी को देखते थे और रोगी से पहले शरीर को देखते थे और शरीर से पहले प्रकृति को देखते थे। यही उनकी क्लिनिकल विजडम थी। तो हमें क्या सिखा गए? रोचक है ये। आप बोलेंगे ये 4 स्लाइड में करीब करीब एक ही चीज आप दोहरा रहे हैं। जी हाँ, जो जिनके मन में ये आएगा सोचना, मैं बोलता हूँ यू आर वेरी वेरी राइट, बिकॉज मुझे गुरुजी की सोच आपके भेजे के अंदर घुसानी है। और सबसे बढ़िया तरीका क्या है? रिपीटेशन, लेकिन एक ही स्टाइल से नहीं, अलग अलग तरीके से। एक ही शब्द नहीं यूज कर रहा हूँ, एक ही उदाहरण नहीं यूज कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ। सो आज के समय में जानकारी की कोई कमी नहीं है। आप सबको पता है, मोबाइल खोलिए, सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे गूगल में, और एआई भी तो आजकल बहुत कुछ बता देता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, वह किसी किताब से नहीं आता। कैसे आता है? रोगी के पास बैठकर उसकी बातें सुनने से आता है, गलतियों से सीखने से आता है, और सबसे बढ़कर विनम्र बने रहने से आता है। और वो विनम्र बनने के लिए मैं बार बार मैं बोलता हूँ, गुरुजी को नमन कीजिए, गुरुजी का गुणगान गाइए। पेशेंट को भी मालूम होना चाहिए। मुझे मालूम है कुछ सक्सेसफुल पेशेंट, आई मीन थेरेपिस्ट साउथ इंडिया में तो बहुत ज्यादा प्रचलित है। वो पेशेंट, जब पेशेंट उनको धन्यवाद देगा, वो कुछ नहीं करेंगे, 1 मिनट आइए, और बोलेंगे ये देखो ये गुरुजी का फोटो है, इनको आप नमन करो, मुझे कुछ नहीं मालूम, सब इन्होंने बनाया है। और वो थेरेपिस्ट जो ऐसे बोलते थे ना, उनके पास कभी भी पेशेंट की कमी नहीं होती थी, रिजल्ट्स भी गजब के आते थे। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना है, गुरुजी हमें केवल न्यूरोथेरेपी नहीं सिखाते थे, वे हमें धैर्य सिखाते थे, सुनना सिखाते थे, जल्दी निष्कर्ष न निकालना सिखाते थे। और वे हमेशा बोलते थे शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। यदि हम शरीर की भाषा समझना सीख जाएं तो शरीर स्वयं ही हमें उपचार की दिशा दिखाने लगता है। तो आज पूरी सीरीज के बाद यदि आप मुझसे पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला कौन सा है, मैं क्या कहूंगा? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। क्योंकि ऑब्जर्वेशन सही होगा तो सही फॉर्मूला स्वयं सामने आ जाएगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन ही अगर गलत हो तो क्या होगा? सबसे अच्छा फॉर्मूला भी अपेक्षित परिणाम नहीं देगा। सो आज से आप क्या करना है? क्लिनिक में एक छोटा सा परिवर्तन कीजिए। जब कोई रोगी, नया रोगी आपके सामने आकर बैठे तो तुरंत फॉर्मूला मत सोचिए, फॉर्मूला नो। आप अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। मैं क्या देख रहा हूं? मैं क्या सुन रहा हूं? शरीर मुझसे क्या बता रहा है? यदि इन 3 प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से खोजने की आदत पड़ गई तो आपका क्लिनिकल कॉन्फिडेंस वर्ष दर वर्ष बढ़ता जाएगा। तो ये अंत में परम पूज्य गुरुजी डॉक्टर लजपत राय मेहरा जी को श्रद्धा पूर्वक मैं नमन करता हूँ। उन्होंने हमें केवल उपचार की विधियां नहीं दी, उन्होंने हमें सोचने का तरीका दिया, हमें यह विश्वास दिया कि हर रोगी एक नई पुस्तक है, उसे पढ़ना सीखिए। केवल फॉर्मूला मत पढ़िए, रोगी को पढ़िए। मैं भी पिछले लगभग 25 वर्षों से यही सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो कुछ भी मैंने आपके साथ साझा किया वो मेरा ज्ञान नहीं है, मेरे गुरुजी से प्राप्त अमूल्य धरोहर है। यदि ये 125 सीरीज
ये वेद सीरीज में भी अगर आपके भीतर रोगी को अधिक ध्यान से देखने की आदत विकसित हो जाए तो मैं समझूंगा कि ये मेरा प्रयास सफल रहा। ओके, सो अंत में केवल एक वाक्य, नहीं, ये केवल एक वाक्य, आप इसको जीवन भर याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा थेरेपिस्ट वो नहीं जिसे सबसे अधिक फॉर्मूले याद हों। अच्छा थेरेपिस्ट वो है जो सही रोगी के लिए सही समय पर सही फॉर्मूला चुन सके, सही रोगी के लिए सही समय पर सही फॉर्मूला चुन सके। यह गुरुजी की क्लिनिकल विजडम है और यही एलिमेंट्री की आत्मा है और यही पर इस पूरी 125 DCC वेद लेक्चर सीरीज का सार है। तो आप सभी को हृदय से धन्यवाद। परम पूज्य गुरुजी को शत शत नमन। याद रखिए, फॉर्मूले कैन बी मेमोराइज्ड बट क्लिनिकल जजमेंट मस्ट बी कल्टीवेटेड। फॉर्मूले तो याद किए जा सकते हैं लेकिन क्लिनिकल समझ जो है विकसित करनी पड़ती है। उस सबके ही कुछ कुछ टेक्निक्स मैंने आज आपको बताया है। ओके, सो हमेशा की तरह युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप न्यूरोथेरेपी के जनक परम पूज्य गुरुजी डॉक्टर लजपत राय मेहरा जी की जय। अभी हम आप सबको म्यूट कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं और फिर आप 165 लोग मुझे ध्यान से सुने हैं, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और अभी किसी को कुछ खास चीज है, थैंक यू, बहुत बढ़िया। 1 to 10, हाँ देता हूँ 1 to 10 नहीं, एक मिनट, कंट्रोल होम। ये तो खैर ए पेशेंट का है, ये है गुरुजी का। स्लाइड 16 में देखता हूँ जरूर, ये देखो 1 to 10